नमस्कार। जरा सोचिए, किसी भी देश को बनाने के लिए एक आर्किटेक्चरल प्लान, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। भारत के लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। और ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि वो नींव है जिस पर हमारा पूरा राष्ट्र टिका है। तो चलिए इस शानदार ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है। ये वो वक्त है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का भविष्य लिखने में लगा। एक एक दिन बहसों में, चर्चाओं में और एक नए भारत के सपने को हकीकत में बदलने में गुजरा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना महान दस्तावेज बना कैसे? कौन थे वो लोग इसके पीछे? और क्या थी वो पूरी प्रक्रिया? आइए आज इसी कहानी को जानते हैं। हर बड़ी चीज की एक कहानी होती है, तो चलिए हमारे संविधान के बनने की कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का आइडिया पेश किया। 1946 आते आते ये आइडिया हकीकत बन गया। फिर आया 9 दिसंबर 1946, जब पहली मीटिंग हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में देश के कोने कोने से आए नेता भारत का भविष्य लिख रहे थे। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को ये दस्तावेज अपनाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। अब देखिए, इस विशाल काम के पीछे कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी ड्रीम टीम थी। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूरी सभा को दिशा दे रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर सर B.N. राव थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता भी अहम कमेटियों को लीड कर रहे थे। ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है ना, वो टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। जी हाँ, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा था। और इतना ही नहीं, शांति निकेतन के कलाकारों ने हर एक पन्ने को अपनी कला से सजाया था। तो ये सिर्फ कानून नहीं, ये एक कलाकृति भी है। अच्छा, हर ब्लूप्रिंट का एक दिल होता है, एक विजन स्टेटमेंट। हमारे संविधान के लिए वो है इसकी प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल। ये वो छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो बताता है कि भारत एक देश के तौर पर कैसा बनना चाहता है। और इसकी शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। पहली ही लाइन में ये साफ हो जाता है कि इस संविधान की असली ताकत किसी राजा या सरकार में नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों में है। इसका पहला बड़ा आइडिया है संप्रभु, यानी सॉवरन। आसान भाषा में कहें तो भारत अपने फैसले खुद लेगा, चाहे देश के अंदर का मामला हो या बाहर का। हम पर किसी और का कंट्रोल नहीं है, हम अपने बॉस खुद हैं। आगे आते हैं दो और बहुत ही जरूरी शब्द, समाजवादी, जिसका मतलब है कि देश में अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करने की कोशिश की जाएगी, और पंथ निरपेक्ष, जिसका मतलब है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर है, देश का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए एक जरूरी पॉइंट है। ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान वक्त के साथ खुद को अपडेट भी करता है। तो ठीक है, विजन तो सेट हो गया, पर देश चलेगा कैसे? सरकार काम कैसे करेगी? इसका जवाब छिपा है शासन के 3 मजबूत स्तंभों में। ये सिस्टम पावर को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। पहला स्तंभ है विधायिका, यानी हमारी संसद और विधानसभाएं, जिनका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो कानून की रक्षा करती हैं और देखती हैं कि सब कुछ नियम से हो। अब बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से की जो सीधे सीधे हम सब से, यानी देश के नागरिकों से जुड़ा है। देखिए, ये एक बैलेंस है। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो गारंटी है जो देश हर नागरिक को देता है। तो दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी का अधिकार और जीने का अधिकार जैसे कई ज़रूरी राइट्स शामिल हैं। पर एक ऐसा अधिकार है जो इन सब का गार्डियन है,
वो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आपको अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि इसमें बदलाव करना ना तो बहुत आसान है कि कोई भी इसे जब चाहे बदल दे, और ना ही इतना मुश्किल कि ये वक्त के साथ पुराना पड़ जाए। ये कठोरता और लचीलेपन का एक परफेक्ट मिक्स है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। 42वें संशोधन ने मौलिक कर्तव्य जोड़े, 44वें ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाया, 86वें संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जो एक बहुत बड़ा कदम था, और हाल के सालों में 101वें संशोधन से जीएसटी लागू हुआ। हर संशोधन देश की बदलती जरूरतों को दिखाता है। और ये सिलसिला आज भी जारी है। सबसे लेटेस्ट 106वां संशोधन हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान आज भी कितना प्रासंगिक और प्रगतिशील है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है हम सब पर, इसके मूल्यों को, इसकी आत्मा को जिंदा रखने की। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।